अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर्बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं पूछ रहा था, सर ये औरत इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए कैसे तैयार हो गई। बालाजी ने कहा, भाई पहली बात तो ये है कि शीला बड़ी देशभक्तनी है, भारत माता के लिए हर किस्म का बलिदान दे सकती है। दूसरा, हमारी शिवसेना की बड़ी जोशीली कर्मचारी है, मुसलमानों और पाकिस्तान से नफरत करती है। तीसरी बात यह है कि इस मिशन पर जाने के लिए हम इसे काफ़ी रुपए दे रहे हैं। शराब सिगरेट भी बेधड़क पी लेती है और वक्त पड़े तो सब कुछ कर लेती है। तुम इससे मिलकर ज़रूर खुश होगे। मैंने दिल में कहा कि ये औरत तो पाकिस्तान से वापस नहीं आएगी। ऊपर से कहा, मैं ज़रूर मिलूंगा बालाजी, तुम अब नीचे जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं बालाजी को प्रणाम करके नीचे आ गया। मुझे ये मालूम नहीं था कि नीचे मेरा यानी धर्मचंद का कमरा कहाँ पर है। मैं नीचे शिवसेना के ऑफिस में आकर लालचंद ऑफिस सेक्रेटरी के पास बैठ गया। इसने पूछा, सारा मामला तय हो गया है? मैंने कहा, बिल्कुल तय हो गया है। ना इसने पूछा कि अगला मंसूबा क्या बनाया गया है और ना मैंने इसे कुछ बताया। ये मुझे इल्म हो चुका था कि यहाँ हर मंसूबे को खुफिया रखा जाता है, इस बारे में किसी को कोई बात नहीं की जाती। तीसरे पहर शिवसेना के मराठा लीडर बालाजी ने मुझे साथ लिया और हम इस मकाम की तरफ रवाना हो गए जहाँ भारतीय दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जगह मुंबई के जनूब में टीलों के दरमियान वाक़ थी। मैंने रास्ते में बालाजी से पूछने की बिल्कुल गलती ना की कि ट्रेनिंग सेंटर किस जगह पर है या कितनी दूर है, क्योंकि असली धर्मचंद इस ट्रेनिंग सेंटर में आता जाता रहता था और खुद धर्मचंद ने भी इसी ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की थी। ये टीलों के दरमियान दरख्तों को साफ करके एक बहुत बड़ा अहाता बनाया गया था, जिसके गिर्द पत्थरों की ऊंची दीवार थी। एक तरफ लंबी बैरिक थी जिसके साथ 2-3 कमरे भी थे। यहाँ 2 पुराने दहशतगर्द मराठा इंस्ट्रक्टर थे और नए रिक्रूटों को दहशतगर्दी के लिए ट्रेन करते थे। दोनों मराठा बॉडी बिल्डर्स लगते थे। वो मुझसे गले लगकर मिले। जाहिर है वो असली धर्मचंद को जानते थे और मुझे भी धर्मचंद समझकर ही मिल रहे थे। मुझे इनके नाम नहीं मालूम थे। मैंने शुरू में बड़ी एहतियात के साथ इनसे रस्मी गुफ्तगू की और अपने खास तरीके से इनके नाम मालूम कर लिए। जिन 3 आदमियों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी वो तीनों पंजाबी थे और अमृतसर के रहने वाले हिंदू थे। वो शक्ल सूरत से बदमाश लगते थे। तीनों जवान थे, अगरचे जिस्म दुबले पतले थे। फिर इनसे भी तारुफ करवाया गया। इनके नाम बताने की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर जब हम लोग मुसलमान बनकर पाकिस्तान में दाखिल होने लगेंगे तो इन हिंदू दहशतगर्दों के नाम मैं आपको बता दूंगा। मेरी आंखें खूबसूरत, फैशनेबल और ऊंची सोसाइटी में घूमने वाली ज़ेर तरबियत शीला धर को ढूंढ रही थी, मगर वो वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। बालाजी मुझे लेकर बैरिक के साथ बने हुए ढलानी छत वाले कमरे में आ गया। इस कमरे में बेड का सोफा पड़ा हुआ था। एक दरवाज़ा दूसरे कमरे में खुलता था जिस पर पर्दा गिरा हुआ था। बालाजी ने मराठा इंस्ट्रक्टर से कहा, शीला को बुलाओ। वो पर्दा हटाकर दूसरे कमरे में चला गया। वापस आया तो एक मुनासिब कद की बड़ी आंखों वाली गोरी चिट्टी हसीन दोशीज़ा भी इसके साथ थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। कटे हुए सियाह बाल गर्दन पर बिल्कुल सीधे गिरे हुए थे। इसकी आंखें ख्वाब आलूद थीं। लगता था कि वो सो रही थी। बालाजी ने इंस्ट्रक्टर को इशारे से बाहर भेज दिया और शीला धर से कहा, शीला जी इससे मिलो। यह है हमारा सबसे सीनियर और दिलेर मेंबर धर्मचंद। आपको इसी के साथ मिशन पर पाकिस्तान जाना होगा। शीला ने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते किया। मैं भी हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगा। शीला मेरे साथ बैठ के सोफे पर बैठ गई। इसके लिबास में से किसी परफ्यूम की बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। शीला मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठी थी और बैठने के बाद इसने फौरन मुझसे हाथ मिलाया था और मेरे हाथ को जरा सा दबाया भी था। मैं समझ गया ये वैसी ही है जैसी बालाजी ने बताया था। इसे ऐसा ही होना चाहिए था। इन लोगों को दूसरे मुल्क में जासूसी करने और ख़ास मिशन पर भेजने के लिए ऐसी ही औरत की ज़रूरत थी। शीला ने अपने माथे पर हिंदू औरतों की तरह तिलक या बिंदी नहीं लगाई हुई थी। जो 3 हिंदू जुराम पेशा जवान वहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, इन्होंने भी माथों पर हिंदुओं वाला तिलक नहीं लगाया हुआ था। मालूम हुआ कि वहाँ चूंकि इन्हें मुसलमानों वाले तौर तरीके सिखाए जाते हैं, इसलिए इन्हें माथों पर तिलक लगाने से सख्ती से मना कर रखा है। बालाजी ने हमारे मिशन के बारे में हिदायत देते हुए कहा, तुम्हारे इस मिशन का नाम टारगेट लाहौर होगा। तुम 5 लोग गंगानगर के बॉर्डर से साथ बात करके पाकिस्तान में स्मगल किए जाओगे। तुम सबके मुसलमानों वाले नाम रखे जाएंगे। एक दूसरे के ये नाम तुम्हें ज़बानी याद कराए जाएंगे। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद तुम एक दूसरे से अलग अलग हो जाओगे और अपने अपने तरीके से रेल और बस के जरिए सफ़र करके इस्लामाबाद में भारत के सफारत खाने में पहुंचने की कोशिश करोगे। वहां तुम्हारी तस्वीरें पहले से पहुंच चुकी होंगी। वहां प्रकाश खन्ना नाम का एक भारतीय अफसर तुम्हें मिलेगा। पाकिस्तान में तुम्हारा राब्ता अफसर होगा। तुम्हें मुश्किल पड़ने पर इसी से राब्ता कायम करना होगा। वहां से तुम अपने मिशन पर लाहौर जाओगे। लाहौर में तुम्हारा खुफिया ठिकाने का बंदोबस्त भी भारतीय सफारत खाने का अफसर प्रकाश खन्ना ही करेगा। बालाजी ने मुझे मुखातिब करके कहा, लाहौर आकर तुम इन 3 उग्रवादी यानी दहशतगर्दों की रहनुमाई करोगे। असला वगैरह तुम्हारे खुफिया ठिकाने पर प्रकाश खन्ना ही पहुंचा जाएगा। इन तीनों को इनके खुफिया ठिकाने तक पहुंचाने के बाद तुम धर्मचंद मनसूबाबंदी करोगे कि शहर में किस रोज कहां पर बम धमाका करना है।
इसके साथ ही तुम और शीला इन लोगों से अलग होकर प्रकाश खन्ना की रहनुमाई में अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानी मियाँ बीवी की हैसियत से पहले किसी अच्छे से होटल में क़याम करोगे, फिर कोई आलीशान फ्लैट लेकर रहने लगोगे जहाँ तुम ऊंची सोसाइटी के लोगों की दावतें करके इनसे दोस्तियाँ बढ़ाओगे, और तुम्हारी खास तवज्जो पुलिस के महकमे के ऐसे अफसरों की तरफ होगी जो ऐशो इशरत के दिलदादा होंगे। यूं इन लोगों को अपने शीशे में उतार कर शीला इनसे ये रात मालूम करने की कोशिश करेगी कि हमारे गिरफ्तारशुदा भारतीय दहशतगर्दों को पुलिस ने किस जगह पर रखा हुआ है। इसके बाद ये फैसला तुम लोगों को खुद करना होगा कि तुम्हें अपने इंडियन दहशतगर्दों को वहाँ से किस तरह फरार कराना होगा। मेरा ख्याल है धर्मचंद और शीला तुम दोनों मामले की तह तक पहुँच जाओगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई हूँ श्रीमान जी। बालाजी ने इसे डांट कर कहा, खबरदार श्रीमान जी नहीं, मुझे हजूर कहो। तुमको इस किस्म के सारे अल्फाज ज़बानी याद करने होंगे। फिर से फिक्रा बोलो। शीला एकदम संजीदा हो गई, कहने लगी, मैं समझ गई हूँ हजूर। ठीक है। शाम को मैं और बालाजी मुंबई वापस आ गए। रात को खाना खाने से पहले बालाजी ने बियर की बोतलें मंगवा ली, एक गिलास मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा, सर आज पीने को दिल नहीं मानता, तबीयत खराब थी है। बालाजी ने मेरे बियर गिलास में उंडेलते हुए कहा, धर्मचंद तुम तो बियर बड़े शौक से पीते हो। याद है पिछली दफ़ा तुम बीमार थे मगर फिर भी बियर की 2 बोतलें चढ़ा गए थे, और फिर तुम्हें तो मालूम ही है बाल ठाकरे जी शाम को बियर ज़रूर पीते हैं। ये तो सारे भारत के लोग जानते हैं। बाल ठाकरे जी खुद भी कई बार अखबार वालों को कह चुके हैं कि मैं शाम को थोड़ी सी बियर ज़रूर पीता हूँ। अब मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने बालाजी के गिलास के साथ गिलास टकरा कर इसका एक घूंट पिया और गिलास मेज़ पर रख दिया। बालाजी आधा गिलास कटाकट पी गया और सिगार सुलगा कर इसके 2-3 कश लगाकर कहने लगा, कहो शीला कैसी लड़की है, पसंद आई? मैंने कहा, इस मिशन के लिए बड़ी सूट करती है मगर मुझे बड़बोली लगती है। बालाजी ने इसके जवाब में कहा, ये तुम्हें सिर्फ ऐसी ही लगती है, असल में वो ऐसी नहीं है। पूरा दरिया पीकर होंठ खुश रखने वाली औरत है, तुम्हें फौरन मालूम हो जाएगा। ये पाकिस्तान में तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। तुम भी इसे अपनी पत्नी ही समझना, झिझकने की जरूरत नहीं है। अगर झिझकते रहे तो तुम पाकिस्तान में मियाँ बीवी की तरह अदाकारी नहीं कर सकोगे। तुम मेरे पॉइंट को समझ गए हो ना धर्मचंद? जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ, मैंने खुश होकर कहा। बालाजी बोला, धर्मचंद तुम्हारे बोलने का अंदाज बिल्कुल मुसलमानों वाला हो गया है। पहले तो तुम हिंदी के बड़े अल्फाज बोला करते थे, अब बड़ी असली उर्दू बोलने लगे हो। मैंने फौरन जवाब दिया, सर एक तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम बेहतर से बेहतर उर्दू बोलें, और दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा काफ़ी दिनों तक पाकिस्तान में पुलिस का मेहमान रहा हूँ। वहाँ रहकर उर्दू बोलने की मज़ीद आदत पड़ गई है। ये हमारे मिशन के लिए बड़ी अच्छी बात है। इस्लामाबाद में तुम्हें और शीला को बड़ी मोहतात होकर रहना होगा। तुम्हारा किसी बात से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों मुसलमान नहीं हो बल्कि हिंदू हो। हर इतवार को स्मगलर टाइप के नए नए अमीर बने हुए लोगों को अपने फ्लैट पर दावतें करना, और जिन लोगों का पुलिस के साथ मेल जोल हो इनको ज़रूर बुलाना। इनसे अपने दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करना कि इन्हें किस जेल में रखा गया है, और फिर इन्हें वहाँ से फरार कराने की कोशिश करना। रुपए पैसे की फिक्र न करना। रुपया पैसा तुम्हें भारतीय सफारत खाने से प्रकाश खन्ना के जरिए मिलता रहेगा। बालाजी दूसरे रोज़ खुद तो ट्रेनिंग सेंटर में ना गया, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ वहाँ भिजवा दिया ताकि मैं दहशतगर्दों को दी जाने वाली ट्रेनिंग की निगरानी भी करूँ और शीलाधर के साथ मजीद दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी पैदा करूँ। शीला के साथ बेतकल्लुफ़ होने में किसी किस्म की रुकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक तो वो पहले ही बहुत खुली हुई औरत थी, दूसरा इसे मालूम था कि हम एक बड़े अहम मिशन में इकट्ठे मियाँ बीवी की हैसियत से जा रहे हैं। चुनाचा दूसरी मुलाकात ही पर वो मुझसे खुलकर बातें करने लगी। धर्मचंद जी, तुम विस्की बड़े शौक से पीते हो या वाइन? मैं तो वाइन शौक से पीती हूँ। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ कभी कभी दावतों में थोड़ी सी बियर पी लेता हूँ। ये भी इसलिए कहना पड़ा कि मुझे मालूम था कि मुझे आगे चलकर दावतों में थोड़ी बहुत बियर जरूर पीनी पड़ा करेगी। इस रोज दिन में थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई। बारिश के दौरान हम बैरिक के बरामदे में बैठकर लोगों को ब्लैक कॉफी पीते और बातें करते देखते रहे। मैंने इसे बताया कि मेरी पत्नी का नाम बिमला है, बड़ी सीधी सादी देहाती औरत है। मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ क्योंकि मेरे काम की नौयत ही ऐसी है। शीला कहने लगी, मैंने शादी नहीं की, मैं शादी को पसंद नहीं करती। मैं अपनी पसंद का बहुत ख्याल रखती हूँ, वैसे ही हर नौजवान के साथ नहीं जाती। क्या तुम कभी पाकिस्तान गए हो? शीला ने बड़ी तजस्सुस आमेज निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं पाकिस्तान सिर्फ एक बार गई थी, वो भी सिर्फ कराची से होकर वापस आ गई थी, लाहौर नहीं जा सकी। मेरे पिताजी और माताजी लाहौर के शरणार्थी हैं और अमृतसर आकर आबाद हो गए थे। वो लोग लाहौर को बहुत याद किया करते थे। माताजी तो अपने लाहौर वाले मकान को याद करके रोया भी करती थी। तुमने तो लाहौर जरूर देखा होगा। मैंने कहा, मैं कई बार लाहौर में धमाके करने जा चुका हूँ। इस बार तुम्हारे साथ लाहौर की थोड़ी बहुत सैर भी करूंगा, मगर हमें बड़ी एहतियात बरतना होगी क्योंकि लाहौर की खुफिया पुलिस अलर्ट हो चुकी है। बारिश कोई आधे घंटे बाद रुकी। इलाका पहाड़ी था, वहाँ पानी कहीं भी खड़ा नहीं होता था। इसके बाद हम मुंबई आ गए। तीनों भारतीय दहशतगर्दों को सेना के हेड ऑफिस में ठहराया गया। मैं और शीला बालाजी की कोठी के गेस्ट हाउस में आ गए।
यहाँ हमें अलग अलग कमरा दे दिया गया। बालाजी ने कहा, अब तुम मियाँ बीवी नहीं हो, इसलिए यहाँ मुंबई में अलग अलग कमरे में ही रहोगे। पाकिस्तान जाने के बाद तुम मियाँ बीवी बन जाओगे, वहाँ बेशक एक ही कमरे में रहना। इस दौरान मेरे और शीला के दरमियान मजीद बेतकल्लुफी हो गई थी। मैंने देखा कि शीला पढ़ी लिखी खातून थी और बड़ी शगुफ्ता बातें करती थी। उसे दुनिया की सियासत और अंग्रेजी लिटरेचर से भी काफ़ी वाकफियत थी। मुंबई का मेट्रो सिनेमा मुंबई की मशहूर इमारत गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने सड़क के पार वाक़या है। एक रोज़ मैं और शीला वहाँ दोपहर का शो देखने चले गए। कोई अंग्रेज़ी फ़िल्म थी। फिल्म के दौरान शीला ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से सहलाती रही। मैंने अपना हाथ पीछे न खींचा। शीला ने बीवी की अदाकारी करनी शुरू कर दी थी। शायद वो इसकी रिहर्सल कर रही थी। ट्रेनिंग सेंटर से वापस आने के बाद हम 3 दिन मुंबई में रहे। इसके बाद एक रात खामोशी से हमारी पार्टी अलग अलग होकर बोरीबंद स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर राजस्थान के शहर जोधपुर पहुंच गई। जोधपुर में एक रात के याम करने के बाद हम जैसलमेर आ गए। यहाँ से हमारा सहरा में ऊँटों पर सफ़र शुरू हो गया। मुझे याद नहीं कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे थे, बस चारों तरफ रेतीला मैदान या रेत के टीले ही थे। हमारा गाइड ऊँटनी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। सारा दिन हम सहरा में सफ़र करते रहे। दूसरी रात भी 1 बजे के बाद उठ खड़े हुए और सफ़र दोबारा शुरू हो गया। एक मकाम पर हमें स्मगलरों की एक पार्टी के हवाले कर दिया गया, जिसने अपनी हिफाजत में हमें बॉर्डर क्रॉस करा के पाकिस्तान में दाखिल कर दिया। अभी तक इर्द गिर्द सहरा ही था। हमारा गाइड जो भारत के बॉर्डर तक हमारे साथ आया था वापस जा चुका था। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद एक हिंदू पुजारी हमारा गाइड बन गया। इसने हमें रात को एक मंदिर में ठहराया। यहाँ मैंने बालाजी की हिदायत के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों के मुसलमानों वाले नाम रखे। अपना नाम दमान शाह रखा और शीला का नाम जमीला शाह रख दिया। तीनों को पाकिस्तानी करेंसी में कुछ रकम देकर कहा कि वो सुबह होने से पहले अलग अलग होकर वहाँ से निकल जाएं और अपने अपने तौर पर इस्लामाबाद के भारतीय सफारत खाने में पहुँच जाएं। मैं तुम लोगों को भारतीय सफारत खाने में प्रकाश खन्ना के पास मिलूंगा। तीनों भारतीय दहशतगर्द दिन निकलने से पहले ही निकल गए। भारतीय सफारत खाने के सफारतकार प्रकाश खन्ना ने इन दहशतगर्दों के लिए लाहौर के किसी जगह पर खुफिया ठिकाने का बंदोबस्त करना था और इन्हें लाहौर और लाहौर के करीबी शहरों में बमों के धमाके और दूसरी तकरीबकारियों के लिए असला वगैरह सप्लाई करना था। मेरा सबसे पहला काम और फ़र्ज़ ये था कि मैं इन लोगों को लाहौर या लाहौर के आसपास किसी भी एक जगह पर धमाका न करने दूं और कुछ वक्त गुजारने के लिए इन्हें ऐसे तरीके से पाकिस्तानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दूं कि पीछे बालाजी और बाल ठाकरे को कम अज़ कम मुझ पर तो बिल्कुल शक ना पड़े। ये बड़ी दूरअंदेशी और होशियारी का काम था, लेकिन मुझे ये काम हर हालत में करना था। मैं इन भारतीय दहशतगर्दों को हरगिज़ इतनी इजाज़त नहीं दे सकता था कि मेरे होते हुए किसी पाकिस्तानी को ब्रस्ट या बम का धमाका करके हलाक कर सकें। इस सिलसिले में मुझे लाहौर पहुंचने के बाद सबसे पहले कर्नल साहब से राब्ता कायम करना था। इसी रोज़ दोपहर ढलने के बाद मैं और शीला अपने मंदिर वाले पुजारी गाइड के साथ खुदा जाने कहाँ वीरानी इलाकों से होते हुए आखिरकार सक्कर पहुँच गए। सक्कर से ट्रेन पकड़ी और लाहौर आ गए। मुझे इस्लामाबाद भारतीय सफारतकार से मिलने की भी जल्दी थी। मुंबई में मेरे पास कोई ऐसा रेडियो ट्रांसमीटर की सहूलत नहीं थी कि मैं मलक साहब से राब्ता कायम कर सकता कि मैं एक हिंदू लड़की शीला के साथ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस्लामाबाद पहुंचकर पहले भारतीय अफसर प्रकाश खन्ना से मिल लूँ, इसके बाद मलक साहब से राब्ता कायम करने की कोशिश करूँगा। भारत के सफारतकार प्रकाश खन्ना को हम पाँचों की तस्वीरें भी मिल गई थी और इसे हमारे मिशन के बारे में भी बता दिया गया था। मैं और शीला मुसलमान मियाँ बीवी के रूप में ये बहाना बनाकर भारतीय सफारत खाने गए कि हमारे कुछ रिश्तेदार जबलपुर में रहते हैं, हमें जबलपुर का वीज़ा लगवाना है। वहाँ बड़ी जल्दी प्रकाश खन्ना ने हमें फ़ौरन पहचान लिया। मेरे साथ बातें करते हुए सबकी नज़रें बचाकर तय किया हुआ कागज़ मेरे हाथ में पकड़ा दिया। भारतीय सफारतकार प्रकाश खन्ना की तस्वीर भी हमें बम्बई में ही दिखा दी गई थी। मैंने और शीला ने इसे फ़ौरन पहचान लिया। इसने इशारा किया कि अब वहाँ से चला जाऊँ। हम इस्लामाबाद के एक दरमियाने दर्जे के होटल में मियाँ बीवी की हैसियत से मिस्टर जमान शाह और मिसेस जमीला जमान के नाम से ठहरे हुए थे। हमें अमेरिका के शहर वाशिंगटन का एक एड्रेस दे दिया गया था। हमने होटल में अपना वही एड्रेस लिखवाया और होटल के मैनेजर को बताया कि हम वाशिंगटन में रहते हैं और एक अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं। अब इरादा इसी जगह कारोबार करके रहने का है। लाहौर में हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं, मगर हम इस्लामाबाद में रहकर अपनी कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ये बातें वहाँ करनी बड़ी ज़रूरी थी। अभी तक हमारे पास अमेरिकी पासपोर्ट वगैरह नहीं थे। होटल वालों को पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। भारतीय सफारत खाने से हमें वापस अपने होटल में आना था। कमरे में आते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और प्रकाश खन्ना का दिया हुआ रुका खोलकर पढ़ने लगा। शीला ने भी इसे पढ़ा। प्रकाश खन्ना ने रात के 10 बजे मुझे रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर बुलवाया था। इसने लिखा था कि प्लेटफार्म नंबर 5 के आखिरी सिरे पर लोहे की एक टंकी पड़ी हुई है, मैं इस टंकी के पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। रात के 9:45 बजे मैं पिंडी के स्टेशन पर आकर प्लेटफार्म नंबर 5 पर टंकी के पीछे बेंच पर बैठकर प्रकाश खन्ना का इंतजार करने लगा। वो थोड़ी देर बाद एक तरफ से नमोदार हुआ और मेरे करीब बैठ गया। इसने मुझे एक लिफाफा दिया, कहने लगा, इसमें तुम्हारा और शीला धर का जाली पासपोर्ट है, मगर ये बिल्कुल असली ही समझो।
ये अमेरिकी पासपोर्ट है। तुम दोनों अमेरिकी शहरियत रखते हो और अमेरिका में 20 बरस से मुकीम हो। पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम ज़मान शाह लिखा है और शीला के पासपोर्ट जमीला शाह का नाम लिखा है। यहाँ तुम ज़मान शाह और शीला जमीला शाह के नाम से रहोगे। लिफाफे में 20,000 की करेंसी नोट भी हैं। तुम इस्लामाबाद शहर के बाहर किसी गैर मारूफ जगह पर फ्लैट किराए पर लोगे और वहाँ एक कमरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बोर्ड लगा दोगे। तुम जाहिर करोगे कि तुमने यहाँ पाकिस्तान के तौलिए और दीगर कॉटन की अशिया अमेरिका एक्सपोर्ट करने का कारोबार शुरू किया है। बाकी बातें तुम्हें क्या करनी है इस बारे में तुम्हें बालाजी ने समझा दिया होगा। मुझसे रब्ता कायम करने की जरूरत पड़े तो मेरा एक खुफिया टेलीफोन नंबर है, वो मैं तुम्हें लिख देता हूँ। प्रकाश खन्ना ने मुझे अपना खुफिया टेलीफोन नंबर लिख कर दे दिया, जिसे मैंने संभाल कर रख लिया। इसके बाद वो चला गया। इसके जाने के 10-15 मिनट बाद मैं भी वापस इस्लामाबाद आ गया। होटल में आकर मैंने शीला को दोनों पासपोर्ट और 20,000 रुपये की रकम दिखाई जो प्रकाश खन्ना ने मुझे समझाया था, इसे भी समझा दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने शहर से दूर 3 कमरों की एक छोटी सी कोठी किराए पर ले ली। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बोर्ड भी लगा दिया और मुख्तसर सा दफ्तर भी बना लिया। मुझे ऐसे लोगों के नाम और पते भी बता दिए गए थे जो नाजायज तरीकों से दौलत कमाकर अमीर बन गए थे। पार्टियों वगैरह में जाना भी बहुत पसंद करते थे। मेरे लिए अब यहाँ और तरह का खतरा पैदा हो गया था। हकीकत ये थी कि मैं नकली मुसलमान नहीं था बल्कि पैदाइशी मुसलमान था और पाकिस्तानी था। अगरचे लाहौर के सिवा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में मेरा जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन लाहौर से अगर इसी मोहल्ले का कोई आदमी इस्लामाबाद आकर मुझे देख ले तो जिस मोहल्ले में मेरी रिहाइश थी तो वो मुझे पहचान सकता था। हाँ, मेरी नाक की हड्डी अभी उभरी हुई नहीं थी, फिर भी मेरी शक्ल तो वही थी जो धर्मचंद बनने से पहले थी। ये तो एक इत्तेफाक था कि मेरी शक्ल भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की शक्ल से हैरानकुन ममासलत रखती थी। मुझे सिर्फ इसी बात का इत्मीनान था कि भारतीय सफारत खाने के पास जासूसी और खुफिया पुलिस का ऐसा इंतजाम नहीं था कि मेरे पीछे कोई हिंदू जासूस लग जाए और प्रकाश खन्ना को खबर कर दे कि धर्मचंद नकली आदमी है और असल में ये पाकिस्तानी है। इसके बावजूद मुझे लाहौर के किसी जानने वाले से इस्लामाबाद अचानक मुलाकात हो जाने का खतरा लगा हुआ था। मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए 10-15 दिन गुजर गए तो मैंने भारतीय सफारत खाने पर यह जाहिर करने के लिए कि मैं इनके मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर रहा हूँ, मैंने नौदौलती किस्म के चंद एक लोगों को जो अनपढ़ थे और गैर मारूफ थे मगर काफ़ी दौलतमंद थे अपने घर पर दावत दी। एक दिन मैंने प्रकाश खन्ना को खुफिया नंबर पर फ़ोन किया और इसे एक ख़ास जगह पर बुलाया। वो आ गया तो मैं झूठ बोलते हुए इससे कहा, मुझे अपने सिंध में पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों का थोड़ा सुराग मिला है। सतप्रकाश गोंदा और मोती राम के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। प्रकाश खन्ना ने कहा, अपने सिंध में पकड़े जाने वाले उग्रवादी पाकिस्तानी पुलिस ने कहाँ कैद में रखे हुए हैं। मैंने यूं ही कह दिया, कल रात की पार्टी में एक स्मगलर कह रहा था कि भारत के दहशतगर्द पंजाब में ही किसी जगह बंद है। अब मैं इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। मुझे 2-1 दिन लग जाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि मैं अपने आदमी को सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। ओके, मैं 4 दिन बाद तुमसे फ़ोन पर राब्ता कायम करूंगा। कोड अल्फाज में ही बात करूंगा। तुम्हारा कोड तो तुम्हें मालूम ही है। बिल्कुल मालूम है, मैंने कहा।